हेलो बच्चों, लोग कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमने पूरे बिजनेस को न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस किया था, जिसमें हमने उसमें LHS इक्वल्स टू RHS किया था हमने। और आज हम इसका वीडियो बना रहे हैं सेकंड पार्ट का। और आज सेकंड वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बैलेंस शीट और कुछ एडजस्टमेंट, स्पेशल एडजस्टमेंट जो पिछली वीडियो में रह गए थे, उनको आज हम क्लियर करेंगे। ओके, तो आइए बच्चों, आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट 2 के अंदर कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट सीखेंगे जो मैं आपको पिछली वीडियो में नहीं बता पाया था। ओके, तो हमारा आज पहला एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दूसरा है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस, तीसरा है हमारा एक्रूड इनकम और चौथा है हमारा अनएक्रूड इनकम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब वो एक्सपेंसेस जो अभी तक पेमेंट नहीं किए गए हैं, अर्थात हमने क्या किया है, हमने सेवाएं ले ली हैं और उनका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, तो ऐसे खर्चों को हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में कर दिए हैं लेकिन जिनकी सेवाएं, सर्विस हमको अभी तक नहीं मिली हैं, ऐसे खर्चों को हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। फिर आती है बात एक्रूड इनकम की। एक्रूड इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो कमा तो ली है लेकिन हमको अभी तक रिसीव नहीं हुई है। जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं कि हमने कहीं जॉब किया और हमने अपनी सर्विस प्रोवाइड कर दी, लेकिन सामने वाले ने अभी तक हमको, हमारे एम्प्लॉयर ने हमको अभी तक सैलरी नहीं दी है और हमने अमाउंट रिसीव नहीं किया है, तो ऐसी इनकम को हम एक्रूड इनकम कहते हैं। और उसके बाद आती है अनएक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो हम एडवांस रिसीव तो कर लेते हैं लेकिन इनकी सेवाएं हमने अभी तक नहीं दी है। तो आगे मेरी बात समझ में। आउटस्टैंडिंग का मतलब जिसमें आप क्या कर चुके हो, सेवाएं ले चुके हो, पेमेंट आपने अभी तक नहीं दिया, तो आपकी लायबिलिटीज हो गई, इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। फिर आती है बात प्रीपेड एक्सपेंसेस की। प्रीपेड एक्सपेंसेस में आप खर्चा कर चुके हो, लेकिन खर्चा क्या कर चुके हो, प्रीपेड कर चुके हो ना, लेकिन सेवाएं आपको नहीं मिली है, तो जब तक सेवाएं नहीं लोगे आप अपना खर्चा नहीं मानोगे, तब तक वो आपका एक्सपेंसेस क्या माना जाएगा, एसेट्स माना जाएगा। फिर आती है बात एक्रूड इनकम की। चूंकि एक्रूड इनकम है, आपने सेवाएं दे दी हैं, सेवाएं दे दी हैं, समझ में आ गई मेरी बात। सेवाएं क्या कर दी हैं, दे दी हैं, और पैसा आपको अभी तक नहीं मिला है। तो अगर पैसा नहीं मिला है लेकिन सेवाएं तो दे चुकी है ना, हम हकदार हो गए हमारे पैसे को मांगने के लिए, तो इसलिए हमारी वो क्या है, एसेट्स हो गई। और अनएक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम वो होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अनएक्रूड इनकम में, अनएक्रूड इनकम के अंदर हम ना पैसा एडवांस तो ले लेते हैं लेकिन सेवाएं नहीं दे पाते हैं। अगर हम सेवाएं नहीं देंगे तो पैसा एडवांस लिया हुआ पैसा हमको वापस करना पड़ेगा। आज मान लीजिए मैं किसी को अपनी सर्विस देता हूं और सर्विस देने से पहले मैं उससे एडवांस ले लूं, और अगर बाई चांस मैं अपनी सर्विस नहीं दे पाऊं तो मुझे वो पैसा क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं किसी से एडवांस पैसा लेता हूं और अगर सर्विस नहीं दे पाता हूं तो मुझे वापस करना पड़ेगा, और इसीलिए जब तक मैं सेवा नहीं दे देता हूं वो पैसा मेरे लिए लायबिलिटीज कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। तो इन चारों चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आया, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब इन चारों को, इनका क्या इफेक्ट होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब पहला लिखते हैं अपन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। चूंकि ये लिखा हुआ है मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना, फिर से अपन दोबारा इसको एक्सप्लेन करते हैं पूरे अच्छे से। देखिए ध्यान से, मैंने एक अपना अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला बनाया, ठीक है ना, जिसमें मैंने यहां पर LHS इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने, RHS। LHS में लिखा मैंने एसेट्स। ठीक है, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। और उसके बाद मैंने यहां पर लिखा एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ओके, ये मेरा फॉर्मूला हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन का। ये मेरा LHS है और ये मेरा RHS है। अब बारी बारी हम एक एक एडजस्टमेंट का इफेक्ट सीखेंगे कि इसमें क्या इफेक्ट पड़ रहा है, LHS में क्या पड़ रहा है और RHS में क्या पड़ रहा है। देखिए बच्चों, यहां पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है कि आपने अभी तक भुगतान नहीं किया है, आपने सेवाएं ले लिए लेकिन पेमेंट नहीं किया, लेकिन जिम्मेदारी तो बढ़ गई ना आपकी। अगर आपने सेवाएं ले ली हैं और आपने पेमेंट नहीं किया तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई, तो पैसा तो देना पड़ेगा, आज नहीं कल देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अब यहां में हम क्या करेंगे, कैपिटल में से कम कर देंगे।
इस इफेक्ट को क्या करेंगे, कैपिटल में से क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और उसी साइड में हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कॉलम बनाकर वहां पर क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो पहला इफेक्ट समझ में आ गया, कैपिटल कम करना है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कॉलम बढ़ा के उसमें बढ़ा देंगे। ठीक है, दूसरी की बात करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इस एक्सपेंसेस में हमने क्या किया है, पेमेंट तो दे दिया लेकिन हमको क्या नहीं मिली, अभी तक सेवाएं नहीं मिली। तो प्रीपेड में हम क्या करेंगे, एसेट्स में जो लिखा हुआ है, हमारी पहली एसेट जो होगी वो हमारी क्या होगी, कैश होगी। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस कैश में से कम करेंगे, माइनस करेंगे और प्रीपेड का कॉलम बनाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस का कॉलम बनाएंगे। ओके, मेरी बात समझ में आ गई। आउटस्टैंडिंग में क्या किया था आपने, कैपिटल कम की थी और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ा दिए थे। इसका मतलब आपने पूरा की पूरा आउटस्टैंडिंग आरएचएस में ही निपटा दिया। कहां पर कर दिया, आरएचएस में, उसका इंपैक्ट एलएचएस में लिया ही नहीं। ठीक है, अब आती है बात प्रीपेड की। तो प्रीपेड का पूरा इफेक्ट जो था वो आपका एलएचएस में ही हो गया। कैसे हो गया, कैश कम हो गई, कैश कम हो गई और यहां पर आपने देखा प्रीपेड एक्सपेंसेस कॉलम बना के वहां पर मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, दो हो गए हमने। अब हमारा तीसरा एक्रूड इनकम की बात करेंगे अपन। एक्रूड इनकम का मैंने क्या बताया था, सेवाएं हम दे चुके हैं, हमारा हक है लेकिन हमको अभी तक पेमेंट नहीं मिला। तो अब सेवाएं जब दे चुके हैं, हमारा हक हो गया, तो हमारी पूंजी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, हमारी पूंजी। तो अब हम क्या करेंगे, एक्रूड इनकम का कॉलम बनाएंगे पहले एलएचएस में, एक्रूड इनकम का कॉलम बना के एक्रूड इनकम में बढ़ाएंगे और इधर क्या बढ़ा देंगे, अपनी कैपिटल बढ़ा देंगे। आगे मेरी बात समझ में, क्या बढ़ा देंगे, कैपिटल बढ़ा देंगे। पूंजी बढ़ गई हमारी क्योंकि हमने सेवाएं दे चुके हैं और पैसा हमारा आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं आया है, लेकिन जब भी आएगा हमारा एक्रूड कॉलम आ जाएगा। और जब भी पैसा आएगा हम एक्रूड कम कर देंगे और अपनी कैश क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। लेकिन अभी कैश नहीं बढ़ा सकते, क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास कैश नहीं आया है, हमने एक्रूड बढ़ा दिया। तो ये इसका इफेक्ट एलएचएस में भी पड़ा और कहाँ में पड़ा, आरएचएस में ही पड़ा। ठीक है, अब आती है चौथी चीज, अनएक्रूड। अनएक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो हम एडवांस रिसीव करते हैं, एडवांस रिसीव करते हैं, लेकिन अभी तक हमने क्या नहीं दिया, वी डिड नॉट प्रोवाइड एनी सर्विस टू एनीबॉडी बट वी रिसीव्ड एडवांस इन कैश। ओके, मेरी बात समझ में आ गया। हमने पैसा पहले ले लिया और हमने क्या नहीं किया, अभी तक उसको सेवाएं नहीं दी हैं। तो अब देखिए, पैसा तो ले लिया, इसका मतलब कैश तो बढ़ेगी, कैश तो हमारी बढ़ेगी, लेकिन क्या आपने सेवाएं दी उसको अभी तक? अगर सेवाएं नहीं दी हैं तो ये पैसा आपका लायबिलिटीज कहलाएगा, और मैंने लिखा भी है लायबिलिटीज है। तो ऑब्वियसली आप आ जाओ लायबिलिटीज में, आरएचएस में। तो आप यहां पर क्या बनाओगे, कॉलम अनएक्रूड इनकम का कॉलम बनाओगे लायबिलिटीज साइड में। तो देखिए, इसका भी आपका क्या बन जाएगा, एलएचएस और आरएचएस में दोनों जगह इफेक्ट पड़ेगा। तो बच्चों, चारों आपको एडजस्टमेंट समझ में आ गया अच्छे से। पहला आउटस्टैंडिंग, दूसरा प्रीपेड, तीसरा एक्रूड और चौथा अनएक्रूड इनकम। आउटस्टैंडिंग समझ में आ गया, कैपिटल कम करनी है, आउटस्टैंडिंग कॉलम बढ़ाना है। ठीक है, तो पूरा इफेक्ट कहाँ में आएगा, आरएचएस में ही आएगा। ठीक, उसके बाद बात करेंगे अपन प्रीपेड की। प्रीपेड में क्या करना है, आपको कॉलम बनाना है एलएचएस में और कैश को क्या करना है, कम करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई, कैश कम कर देंगे और प्रीपेड कॉलम बढ़ा देंगे। ओके, उसके बाद एक्रूड में क्या करेंगे, एक्रूड का कॉलम बनाएंगे अपन एलएचएस में और यहां पर कैपिटल को भी प्लस कर देंगे क्योंकि पूंजी बढ़ जाएगी हमारी। और अनएक्रूड में क्या करेंगे अपन, अनएक्रूड में कैश बढ़ा देंगे, अपनी कैश बढ़ा देंगे और कॉलम बनाएंगे अनएक्रूड का। ओके, चारों एडजस्टमेंट समझ में आए। तो अब इसकी एक छोटी सी बैलेंस शीट और देख लेते हैं अपन कि बैलेंस शीट में अपन इसको कैसे लिखते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखना, एलएचएस में हमारे जितने भी हमने आइटम लिखे हैं सारे के सारे वो हमारी एसेट्स हैं, और बच्चों जो आरएचएस में लिखे हैं वो हमारी क्या है, लायबिलिटीज हैं। और बैलेंस शीट जो होती है वो दो हिस्सों में बटी होती है, एक एसेट होती है और एक क्या होती है, लायबिलिटीज। पूरा बिजनेस जो खड़ा होता है हमारा एसेट्स का, वो कैसे खड़ा होता है, लायबिलिटीज से। पैसा कहाँ से आया है, पैसा घर से आया है या बाहर से आया है, उन सबको मिला के हमारे बिजनेस में एसेट्स क्रिएट होती है। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक छोटी सी बैलेंस शीट बना के देख लेते हैं। हमने ये बैलेंस शीट बनाई, देखो बच्चों, इसके लेफ्ट साइड में हम लायबिलिटीज लिखते हैं, LIA लायबिलिटीज लिखते हैं, और इसके आरएचएस में हम एसेट लिखते हैं। ये हमारे अमाउंट के कॉलम हो गए। ठीक है, हम रुपीस का भी साइन डाल सकते हैं और डालते ही हैं, बल्कि ये हमारी एक बैलेंस शीट हो गई छोटी सी। अब देखिए ध्यान से, इसका जो एलएचएस में एसेट लिखे थे ना, सारे के सारे जितने भी एसेट्स हैं वो सब यहाँ आ जाएंगे,
और इसके आरएचएस में जो हमने क्या लिखा है, सारी लायबिलिटी लिखी है वो सारी यहाँ आ जाएंगे, और आखिरी में बैलेंस शीट का टोटल हमेशा बच्चों क्या आता है, बराबर आता है। इस बात को समझ लीजिए, और नीचे डबल लाइन करेंगे हम। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ में आई? तो यहां पर हम डबल लाइन करेंगे और बैलेंस शीट खत्म कर देंगे। तो देखिए यहां कैसे लिखेंगे, कैसे स्टार्ट कर लेते हैं हम, कैश प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्रूड इनकम, और बच्चों कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट जो इधर आने थे वो इधर आ जाएंगे। तो यहां क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, कैपिटल। लायबिलिटीज बच्चों पता नहीं कितने प्रकार की हो सकती है, जैसे अपन क्रेडिटर वगैरह ये सब लायबिलिटीज ही है, तो तमाम कई प्रकार की होती है लायबिलिटीज, ये हम उसको लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने मन से एक दो लायबिलिटी डाल रखी हैं, क्रेडिटर बीपी सब लायबिलिटी डाल दी हैं। उसके बाद फिर हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारा, उसके बाद हमारा अनएक्रूड इनकम। तो बच्चों आपने देखा चारों एडजस्टमेंट का हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन पे किस प्रकार इफेक्ट पड़ा, और उन्हीं को फिर हमने किस प्रकार अपनी बैलेंस शीट में शो किया है। प्रीपेड और एक्रूड हमारे इधर आ गए हैं, और आपने देखा आउटस्टैंडिंग और अनएक्रूड इधर आ गया है। बाकी का जो चीज़ हमारी उधर है आरएचएस में अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म में जो लिखी हुई है, हमारे आरएचएस के सारे आइटम हमारे लायबिलिटीज में आ जाते हैं, और हमारे एलएचएस के सारे आइटम हमारे एसेट साइड में आ जाते हैं। और बच्चों इनका टोटल क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, मेरे इस अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट 2 की इस वीडियोस में मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की है, और आपको मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। और अगर मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी बच्चों फ़ायदा मिलता है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके।